पहली इसकी न्यूज है, मेडागास्कर में एक चक्रवात आया हुआ है। मेडागास्कर में एक चक्रवात आया है और इसका नाम है गमाने। इसको इंग्लिश में बोलेंगे GAMA यानी गमाने। कैसा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है भाई। कहाँ पे आया है? मेडागास्कर में। मेडागास्कर कहाँ है? मेडागास्कर कहाँ है? यहाँ मेडागास्कर, ये अपना हिंद महासागर है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाता है, ठीक है। ये पूरा का जो एरिया दिख रहा है ये आपका क्या है? सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने एक बार एक टर्म यूज किया था करंट अफेयर में ही। तो सब पढ़ा देंगे। उसके बारे में हमने एक टर्म यूज किया था। वो कुछ देश थे, वो किसी संघ से बाहर हुए थे। वो इसलिए बाहर हुए थे क्योंकि वो दूसरा ग्रुप बना लिए थे, उसमें सब लोग जुड़ गए थे। उसके बारे में हम सब फरवरी या जनवरी वाले में बात किए हैं, तो उसको आप लोग बताएंगे। फिलहाल ये आपका मेडागास्कर है, यहाँ पे आया हुआ है तूफान। ये पूरा क्या है? ये हिंद महासागर वाला एरिया है, ठीक है। इसी बारे में बात करेंगे हम लोग। नाम क्या है? गमाने नाम है, तो ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, हिंद महासागर में है, एक द्वीप है, बात समझ रहे हैं। इसकी सूचना सिंपल सी बात है, मेडागास्कर के मौसम विज्ञान विभाग ने दी थी। मेडागास्कर के राष्ट्रीय जोखिम आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार इस चक्रवात की जो औसत गति थी वो कितनी थी? 150 से 210 किलोमीटर। जो इसकी गति बताई गई है, कितनी बताई गई? 150 से 210 किलोमीटर प्रति घंटा। फूल माला नहीं बरसता है, सिंपल सी बात है। जन और धन दोनों की हानि होती है, ठीक है ना। जहां पे चक्रवात आते हैं वहां पे जन धन की हानि होती है, सिंपल सी बात है। अभी चक्रवात होते क्या है? चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात किसे कहते हैं? सर जहाँ पे पृथ्वी गर्म हो जाती है सर, तो वो तेजी से घूमने लग, मतलब गर्म होने का। लिख लीजिए सर, जब एटमॉस्फेरिक परिवर्तन होता है ना, उसके कारण होता है शायद। हाँ, लिखिएगा। वायु के परिवर्तनशील एक हवा चल रही है, ठीक है। ये पूरा एरिया है, ये एक केंद्र बिंदु है, ठीक है। हवाएं क्या है ना, ऐसे चल रही होंगी, मतलब केंद्र की ओर। यही होगा चक्रवात, है ना। वायु के परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र के केंद्र में स्थित निम्न वायु दाब केंद्र को, ये निम्न वायु दाब का केंद्र है, यहां से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी फिर अब, ठीक है। वायु दाब केंद्र को चक्रवात कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव इस पे पड़ता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है वो होता है वामावर्त। वामावर्त का मतलब घड़ी के सुई के घूमने की दिशा के विपरीत वामावर्त होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ये तो दक्षिणावर्त बोल देंगे इसको, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा में होगा, है ना। चक्रवात के जो प्रकार हैं उनकी अवस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और दूसरा एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पे आते हैं? तो ये जो चक्रवात होते हैं, सॉरी यहां पे लिख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं कर्क से मकर रेखा के बीच में। कर्क से मकर रेखा के बीच में आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अगर पूरी तरह से लिखना चाहें तो कर्क और मकर रेखा के मध्य वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ निम्न वायु दाब का केंद्र जिसकी उत्पत्ति महासागरीय सतह पर होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इनकी गति, आकार और मौसम
में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पर्याप्त अंतर क्यों पाया जाता है? क्योंकि भैया कर्क से मकर रेखा के बीच में लंबी चौड़ी दूरी है। कर्क से मकर रेखा के बीच में आप देखेंगे बहुत बड़ी असमानता भी विद्यमान है। इस बीच में आप देखेंगे कई मतलब स्थलीय क्षेत्र की अधिकता भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। स्थलीय क्षेत्रों की अधिकता भी मिलेगी। इस वजह से इनके गति में भी अंतर आता है, आकार और मौसम में भी अंतर आता है। इनकी विशेषता लिख लो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या होती है? क्या होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता? लिखिएगा। हवाएं विभिन्न गति से चलती हैं। हवाएं विभिन्न गति से चलती हैं। मतलब क्या है? हरिकेन क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी स्पीड देखेंगे तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक स्पीड में चलता है। लेकिन वहीं पर एक जो मतलब सबसे धीमी अवस्था होगी चक्रवात की, वो हो जाती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की। सबसे धीमी गति जो है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। इसको चाहे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। व्यास कितना होता है इनका? व्यास लिख लो 500 से 800 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 50 किलोमीटर से भी कम होते हैं। 500 से 8 किलोमीटर प्रति मतलब पूरा व्यास होता है इनका। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि ये 50 किलोमीटर, इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है। मतलब कहने का ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास हमेशा 500 से 800 किलोमीटर नहीं होता है, बल्कि कभी कभी वो 50 किलोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। बात समझे? या फिर ये बोला जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास ज्यादातर 500 से 800 किलोमीटर में होता है, ठीक है। आगे, ये सदैव गतिशील नहीं होते। सदैव गतिशील नहीं। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही जगह पर ये स्थायी होकर तीव्र वर्षा भी करने लगते हैं। एक ही जगह पर कई दिन तक इकट्ठा रहेंगे, वहीं रुके रहेंगे, ठीक है। तो सदैव गतिशील नहीं होते हैं। सदैव मतलब हमेशा, कभी कभी ये रुकते भी हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी याद रखना है, हमेशा इनका व्यास 500 से 800 किलोमीटर नहीं होता है और हमेशा ये गतिशील नहीं होते हैं। बात समझे? जी सर। इनका आगमन लिख लीजिए। इनका आगमन सामान्यतः ग्रीष्म काल के अंत में होता है। इनका आगमन सामान्यतः ग्रीष्म काल के अंत में होता है। लिख लीजिएगा। शीतोष्ण चक्रवात की अपेक्षा इनकी संख्या और प्रभावित क्षेत्र सीमित होते हैं, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवातीय प्रवाह को वायु वेग के आधार पर वर्गीकृत किया है। किसके आधार पर? वायु के वेग के आधार पर, ठीक ना। बात समझे? जो इन्होंने वर्गीकृत किया है वायु के वेग के आधार पे, उसमें अगर लिखें तो एक चक्रवात है 17 मीटर प्रति सेकंड। 17 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो चक्रवात चलता है उसको बोलते हैं अपनवर्ती चक्रवात, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया 17 से 32 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय तूफान। उनका नाम है उष्ण कटिबंधीय तूफान। और जो 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक स्पीड से चलते हैं, से अधिक वेग से चलते हैं, उनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। सर वर्गीकरण के बाद क्या लिखें? अब देखिए, इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, या फिर बोले तो क्षेत्रीय नाम। हरिकेन, हरिकेन कहाँ है भाई? अमेरिका में।
अमेरिका में इसको बोलते हैं हरिकेन। ठीक है। टाइफून कहां बोलेंगे? जापान। चीन और जापान में बोलेंगे टाइफून। बिली बिली कहां बोलेंगे? बिली बिली उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां बोलते हैं? तूफान। भारत में बोलते हैं और बांग्लादेश में बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश में इनको चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है। इनकी उत्पत्ति के लिए कुछ आवश्यक दशाएं भी होनी चाहिए, ऐसे इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। एक तो चाहिए होगा तापमान। आवश्यक दशाएं क्या है? तापमान। तापमान कितना चाहिए इसको? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बोले 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इनकी उत्पत्ति, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए एक विशाल गर्म सागर का होना जरूरी है, जिसके तल का तापमान कितना होना चाहिए? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड या फिर बोले तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये कहां पर संभव है फिर इतना सारा टेम्परेचर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही संभव है या फिर विषुवत रेखा के आसपास संभव है ना? यस सर। मतलब ये जो ताप होते ना, जो टेम्परेचर, जो तापमान है, ये चक्रवात को गति प्रदान करता है, चक्रवात को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। और यही कारण होता है कि आसपास के वायुमंडल की अपेक्षा यहां इस क्षेत्र की हवाएं गर्म रहती हैं। एक तो हो गया तापमान। दूसरा क्या है आवश्यक दशा इसकी? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ये क्या है? देखो, अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होना है तो कोरियालिस बल का उच्च होना जरूरी है। बात समझे? याद रखना होगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते समय जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये सकरा होता चला जाता है ना, इसलिए इनकी स्पीड बढ़ती जाती है और किसी भी वस्तु का भार कम होता चला जाता है। लेकिन वो अगर वस्तु विषुवत रेखा पर पहुंच जाती है तो क्या होगा? स्थिर अवस्था में दिखने लगेगा ध्रुवों की अपेक्षा, और इसका वजन यहाँ पे बढ़ जाएगा। सर लेकिन विषुवत रेखा पर अच्छा, एक बार ये विषुवत रेखा वाला वो देख लेना, वस्तु का वजन वाला, मेरे ख्याल से कम होता चला जाता है, कम होता ही चला जाता है, उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। ओके सर। नहीं तो हम सर देख के सकरा बता। ऊपर होता है, सकरा सर। ठीक है। सकरा सर ऊपर होता है कि? ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, वो हम गड़बड़ बता दिए। कोरियालिस बल का होना जरूरी है। ठीक है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल बिल्कुल मतलब शून्य हो जाता है। ठीक है। अन्य दशाओं के अनुकूल होने पर भी वायु में चक्रवातीय प्रवाह उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। मतलब विषुवत रेखा के आसपास जो होता है कोरियालिस बल बिल्कुल जीरो टाइप में, इसको एक भूगोल के भौगोलिक शब्द में एक कुछ बोलते हैं इसको। जो चक्रवात होते हैं कोरियालिस बल 8 से 15 डिग्री, 8 से 15 डिग्री के मध्य, ठीक है, चक्रवात यहीं पे खास करके उत्पन्न होते हैं, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होंगे विषुवत रेखा पर निर्मित नहीं होते हैं, जबकि थोड़ा सा उससे दूर 8 से 15 डिग्री के बीच में उत्पन्न होते हैं। वो दोनों तरफ रहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी रहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में भी रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और अवस्था है विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से दूरी ये क्या है? विषुवत रेखा से दूरी का क्या मतलब है? इसके निर्माण के लिए विषुवत रेखीय जो निम्न भार क्रम की स्थिति होती है वो विषुवत रेखा से सबसे दूर होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? सर ताप भी बढ़ता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है ना, उत्तरी गोलार्ध की गर्मी में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र
8 और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोबारा ITCZ याद रखना है, ITCZ जो होता है ना, वो सूर्य की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, सूर्य की गति पर निर्भर करता है। सूर्य अगर मान लीजिए दक्षिणायन है तो ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। अगर सूर्य उत्तरायण है तो ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो ITCZ की जो स्थिति होती है वो सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये कौन सी? यही जो मौसम वाली ITCZ वाली स्थिति है, वो सबसे आदर्श मानी जाती है। ठीक है, ओके। अब चक्रवात भी लिख लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिखिए। क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिख लीजिएगा, या वाताग्री चक्रवात है ये, लिखिएगा। इसकी उत्पत्ति और प्रभाव क्षेत्र, मध्य अक्षांश या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति से होता है। इनकी उत्पत्ति ठंडी और गर्म वायु राशियों के मिलने से होता है। ठीक है, ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। दिशा, इनकी जो दिशा होती कैसी होती है? इनकी दिशा लिख लो पश्चिम से पूर्व, लेकिन कब होगी? पछुआ पवनों के कारण होती है। ठीक है, मतलब इनकी दिशा का निर्धारण कौन करने वाला है? पछुआ पवने। लिखो, ये चक्रवात कैसे होते हैं? लिखिएगा, ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार और वी आकार के होते हैं। वी आकार। ठीक है, वी आकार के होते हैं। इनको ना निम्नगर्त या फिर बोले तो ट्रफ भी कहा जाता है। ये ट्रफ क्यों कहा जाता है या निम्नगर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो आकार वी है ना, वी आकार होने के कारण इनको ये निम्नगर्त बोला जाता है। ठीक है, हो गया। लिखिएगा, ग्लोबल स्टेटस। ठीक है, अलग टॉपिक है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन 2024। ठीक है, इसको बोलेंगे बिल्डिंग्स GSR। ठीक है, किसने जारी किया है? जारीकर्ता का नाम लिख लो भाई, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसको जारी किया है। ठीक है, और याद रखना UNEP के साथ एक और संस्था रही है, मतलब दो संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। दूसरी संस्था का नाम लिख लीजिए, ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? देखो, रिपोर्ट में बताया गया कि भवन और जो निर्माण क्षेत्रक हैं, ये वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में लगभग 21% की हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। रिपोर्ट अनुसार भवन और निर्माण क्षेत्रक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसके नीचे आप भवन के नीचे लिख सकते हैं, भवन क्षेत्र कितना करता है? वैश्विक ऊर्जा मांग के 34%। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा मांग का ये 34% है। वैश्विक ऊर्जा मांग ये हो गया।
और 37% किसका है? ऊर्जा और प्रक्रिया से संबंधित, प्रक्रिया संबंधी। CO2 CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था। कब की बात है ये? 2022 में। ठीक है। ये भारत में भवन क्षेत्र, भारत में भवन क्षेत्र कुल CO2 उत्सर्जन का, CO2 उत्सर्जन के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हो गया। जी सर। अब देखिए, लिखिएगा संधारणीय भवन, संधारणीय भवन और निर्माण क्षेत्र के लिए, निर्माण क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहल, शुरू की गई पहल। ठीक है, पहले वैश्विक पहल लिख लेते हैं। वैश्विक क्या क्या पहले रही हैं? तो एक है डिक्लेरेशन ऑफ चैलॉट, डिक्लेरेशन ऑफ चैलॉट। ठीक है, इसे पहली बार किसने अपनाया था? लिख लीजिए, पहली बार, पहली बार बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट ग्लोबल फोरम में अपनाया गया, फोरम में अपनाया गया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? इसका उद्देश्य है भवन क्षेत्र के तहत जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, भवन क्षेत्र के तहत जो जलवायु संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है, इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ओके। एक दूसरा है, दूसरी पहल है बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू पहल, बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू पहल। इसको किसने शुरू किया है? तो आप लिख सकते हैं फ्रांस और मोरक्को द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया था? COP28 में, COP28 में फ्रांस और मोरक्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू पहल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि 2030 तक लगभग शून्य उत्सर्जन और रेजिलियंट बिल्डिंग्स के लक्ष्य को प्राप्त करना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि 27 देशों ने अभी तक इस पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त किया है। ठीक है, 27 देश अभी तक इसकी प्रतिबद्धता जताई इसके प्रति। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि लगभग शून्य उत्सर्जन हो, रेजिलियंट बिल्डिंग। ठीक है, एक और है वैश्विक पहल में क्लीन हीट फोरम, क्लीन हीट फोरम। इसकी शुरुआत की है यूके ने, यूके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब भारतीय पहल क्या है भाई? भारतीय पहल भी पता होनी चाहिए। अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, पढ़ा था ना, नागपुर के बारे में। यस सर। लिख लीजिए, इसके बारे में पहले से भी लिखा गया है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना लिखेंगे, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। नागपुर में लॉन्च किया गया है। यह कैसी पहल है? शहर विशिष्ट पहल है। ठीक है, शहर विशिष्ट पहल है, ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा क्या है? दूसरा है ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। एक दूसरा ये है। इसमें क्या है कि ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता का प्रावधान किया गया है। किसका किसका प्रावधान है इसमें? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित मामला है तो ऊर्जा संरक्षण का रहा होगा, और एक दूसरा है संधारणीय भवन संहिता। ठीक है, कई सारी चुनौतियां आती हैं इनके सामने। ठीक है, भवन और निर्माण क्षेत्र के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। उसमें से एक चुनौती है खराब निर्माण पद्धति।
क्या करती हैं खराब निर्माण पद्धतियां? खराब निर्माण पद्धतियां जो है ना पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न करती हैं, जिससे ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में अधिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान देने वाले नए भवनों का निरंतर निर्माण एक बड़ी समस्या है। सिफारिश ये की गई है, लिखिए पहला, लिखिएगा रिपोर्ट में जो सिफारिश हुई है, शून्य उत्सर्जन भवन सिद्धांतों के अनुरूप, शून्य उत्सर्जन भवन सिद्धांत के अनुरूप भवन ऊर्जा संहिता विकसित करने की आवश्यकता है। हो गया, एक ये हो गया। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट, भवन और निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण में अधिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ठीक है, हो गया। अब एक जो संस्था का नाम लिखाए थे हम, ग्लोबल ABC, क्या थी ये? ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन। क्या है ये? लिख लीजिएगा, स्थापना इसकी लिख लीजिए। स्थापना हुई है COP21 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये शून्य उत्सर्जन, दक्ष, कुशल, लचीली इमारत निर्माण क्षेत्र के साझा विजन के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्र के हितधारकों का अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है? यह एक वैश्विक कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक है और निर्मित पर्यावरण के लिए कार्बन तटस्थता रणनीति को परिभाषित करके कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, वैश्विक कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक है। ये क्या करता है ना, अंतरराष्ट्रीय आयोजन के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई के महत्व की वकालत करता है। ये लिख लो, यह अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई के महत्व की वकालत करता है। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिख सकते हैं, यह लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक विश्वसनीय मंच है। हो गया। एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्लोबल, मतलब इसके माध्यम से यूएनईपी बोल रहे हैं, इसके माध्यम से यूएनईपी नीति निर्माताओं को एकजुट करता है। ठीक है, क्या हुआ ना कि यूएनईपी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसने भवन निर्माण क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यों को बढ़ावा देने और वार्षिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के 10 सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। प्रभावी कार्रवाई के 10 प्रस्ताव रखे हैं यूएनईपी ने भवन निर्माण क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्य को बढ़ावा देने, साथ ही साथ वार्षिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए। वो 10 सिद्धांत हैं, उसके कौन कौन से? अत्यावश्यकता, इनके जो 10 सिद्धांत हैं, यूएनईपी के 10 सिद्धांत इसी संबंधित है। ठीक है, प्रभावी कार्रवाई के लिए पहला है अत्यावश्यकता, पहला पॉइंट है, पहला सिद्धांत है, मतलब अभी कार्रवाई करनी चाहिए, अर्जेंसी। ठीक है, दूसरा हितधारक, स्टेक होल्डर। इसमें क्या होगा? इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया जाएगा? संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अनुकूलन के उपायों के एक प्रणालीगत एकीकरण पर विचार करें, ऐसा बोला गया है। तीसरा सिद्धांत है प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है किसी परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान अनुकूलन पर विचार करें। किसी परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान अनुकूलन पर विचार करें। चौथा क्या है?
चौथा है शमन। शमन शमन मतलब मिटिगेशन। इसमें क्या होगा, इसमें अनुकूलन और शमन दोनों को एक साथ क्रियान्वित करें, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही गई है। फिर पांचवा है डेटा या डाटा जिसको बोलते हैं, आंकड़ा। इसके माध्यम से बताया गया है कि जलवायु के जोखिम डाटा को समझना है, साथ ही साथ अनिश्चितता को स्वीकार करना है। ठीक है। फिर छठा है सिद्धांत पैमाना, स्केल, एक मापन भी होना चाहिए। परिसंपत्ति स्तर से परे सोचना है। हरा, हरा मतलब ग्रीन। ग्रीन क्या है? ग्रीन का मतलब है प्रकृति आधारित, प्रकृति आधारित समाधान पर विचार करना है। लोग, लोग लोग क्या है भाई? भवन निर्माण क्षेत्र के उचित अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए लोग सिद्धांत का प्रयोग किया गया है कि भवन निर्माण क्षेत्र का उचित अनुकूलन हो सके। ठीक है, उसके उचित अनुकूलन को बढ़ावा दिया जा सके। फिर एक है फाइनेंस, इसको बोलेंगे वित्त। ये क्या है? भवन निर्माण क्षेत्र का अनुकूलन सक्षम करें। हमने एक कोविनेट के बारे में बताया है। ठीक है, कोविनेट जो कि एक वैश्विक प्रयोगशाला है, WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए। अभी आप सुनते होंगे ना कोई वेरिएंट आ रहा है, कोई वेरिएंट जा रहा है ना, नए नए वेरिएंट्स इसके दिखते रहते हैं। तो उसकी निगरानी के लिए इस वैश्विक प्रयोगशाला को लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। ठीक है ना? ओके, याद रखना है ये प्रयोगशालाएं पहले भी स्थापित की गई थी WHO के द्वारा ही, महामारी के शुरुआती दिनों के दौरान ही स्थापित किए गए। ठीक है। और एक चीज और इसके बारे में रखना है, 26-27 मार्च 2024 को क्या हुआ था? जिनेवा में एक बैठक में प्रयोगशाला के प्रतिनिधियों ने कोरोना वायरस द्वारा लाई गई स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। इसको लिख लीजिएगा। के दौरान, जिनेवा में एक बैठक के दौरान प्रयोगशाला के प्रतिनिधियों ने दो 2024-25 के लिए कोरोना वायरस द्वारा लाई गई स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए, कोरोना वायरस द्वारा लाई गई स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। हो गया? ये जो प्रयोगशालाएं होंगी वो क्या करेंगी? ये प्रयोगशालाएं क्या करेंगी? एक तो ये प्रयोगशालाएं सार्स कोव 2, इसके साथ साथ या इसके अलावा, कोव 2 के अलावा नया WHO कोरोना वायरस नेटवर्क, नया WHO कोरोना वायरस नेटवर्क बढ़ी हुई प्रयोगशाला क्षमता के साथ सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इसका भी परीक्षण होगा, इसमें इसका भी परीक्षण किया जाएगा। ठीक है। कोविड-19 के दौरान ना WHO ने जो एक संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क को स्थापित किया था वो जनवरी 2020 की बात थी। जनवरी 2020 में ऐसी कोई प्रयोगशाला नेटवर्क को स्थापित किया गया था WHO के द्वारा। ठीक है। कोविनेट में 6 WHO क्षेत्र, 21 देश, क्षेत्रों की 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ठीक है। 36 प्रयोगशालाओं में से, इन 36 प्रयोगशालाओं में से 3 प्रयोगशालाएं भारतीय हैं। 3 भारतीय प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं वो लिखना इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा कौन कौन सी भारतीय प्रयोगशालाएं। वैज्ञानिक, ऐसे करके लिखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और
औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ऐसे डैश करके लिख लेना, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। दूसरी प्रयोगशाला का क्या नाम है? भारतीय, दूसरी भारतीय प्रयोगशाला कौन सी है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, डैश लिखिएगा। पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। ओके, हो गया। अगली प्रयोगशाला कौन सी है? 3 प्रयोगशालाएं भारतीय हैं। तीसरा है ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, ये 3 संस्थाएं भारतीय हैं, 3 प्रयोगशालाएं। इन तीनों प्रयोगशालाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। सर ये किस किस सर लिखाए तो थे सर। अगला जो टॉपिक है, बाघ पुनर्वास योजना। बाघ पुनर्वास योजना, ये क्या है? इस योजना के तहत, ये योजना अभी हाल फिलहाल में लागू नहीं हुई है। इस योजना के तहत कुछ काम किया गया है। काम क्या किया गया है कि उत्तराखंड से 4 बाघों को स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। उत्तराखंड से 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, ओके। तो ये योजना राजस्थान की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, लिखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, क्या बोलते हैं इसको? NTCA। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, है ना। लिखिएगा, इसके अनुसार राजस्थान भेजे जाने वाले बाघों को बफर जोन से पकड़ा जाएगा। ठीक है, पकड़ा जाएगा, बफर जोन से पकड़ा जाएगा। याद रखना, संरक्षित वन क्षेत्र की बात यहां पे नहीं हो रही, तो संरक्षित वन क्षेत्र आपके भी स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। मान लीजिए वहां पर स्टेटमेंट में इन 4 बाघों को संरक्षित वन क्षेत्र से पकड़ा गया था, तो वो बात आपकी गलत रहनी चाहिए। ठीक है, बफर जोन से पकड़ा गया था। ठीक है, इससे तो पहले क्या है? ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि पहली बार उत्तराखंड से बाघों को स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले लिख दीजिए, इससे पहले उत्तराखंड में ही 4 बाघों को, इससे पहले उत्तराखंड में ही 4 बाघों को कार्बेट बाघ अभयारण्य से राजाजी बाघ अभयारण्य स्थानांतरित किया गया था। हो गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA क्या है? NTCA के बारे में लिख लो, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, के तहत एक वैधानिक निकाय है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, ये लिख लो। गठन कब हुआ इसका? गठन हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत 2005 में टाइगर
टास्क फोर्स की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। लिखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, स्थापना 1936 में, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, ठीक है। कहां पे है ये? यूके। नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, ठीक है। 1973 में शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, यहीं से, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी 1973 में। बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नदियां कौन कौन सी बहती हैं यहाँ पे भाई? नदियों के नाम लिख लो। तो जी इसका नाम रामगंगा भी तो है। नदियां जो बहती हैं, रामगंगा, सोना नदी, मंडल, पलायन, ये 4 नदियां बहती हैं। इसका वर्तमान नाम लिख लीजिए तो, रामगंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब राजा जी कौन है? राजा जी टाइगर रिजर्व है ना, हरिद्वार में है, हरिद्वार में है। हरिद्वार में भी कहां है? शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में, पर्वतमाला की तलहटी में, है ना, ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1983 में। इस समय 3 अभयारण्यों को मिलाया गया था। 3 अभयारण्य कौन कौन से मिलाए गए थे इसमें? एक तो राजाजी मिलाया गया, दूसरा मोतीचूर मिलाया गया, और तीसरा मिलाया गया चीला। इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था क्या? राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया भाई? सी राजगोपालाचारी, उनको राजा जी भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर में आया हुआ प्रश्न भी है ये, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है, राजा जी। और एक चीज और याद रखना, 2015 में इसे देश का 48वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है। भारत में बाघ संरक्षण की बात की जाए तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1972 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत बाघों की स्मार्ट निगरानी के लिए एक कार्यक्रम मॉनिटरिंग सिस्टम, हिंदी में ही लिखिएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव
इंसेंटिव क्या प्रोटेक्शन, सर? इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इकोलॉजिकल स्टेटस शुरू किया गया। बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनकी संरक्षण स्थिति भी जान लेते हैं। संरक्षण स्थिति क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, लिख लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कौन सी अनुसूची में इनको शामिल किया गया है? अनुसूची 1। अनुसूची 1 में शामिल करने का मतलब है, हमने बताया है आपको कि यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि संरक्षण के मामले में जो स्थिति बाघ को प्राप्त है वो स्थिति ऐसा प्रश्न करके आया हुआ है, तो वो घड़ियाल के लिए है ना। तो घड़ियाल को भी इसी श्रेणी में डाला गया, इसी अनुसूची में डाला गया है। उसके साथ साथ शेर भी है, ऐसा नहीं सिर्फ वही घड़ियाल है। ठीक ना, तो ये चीज। IUCN में क्या है? IUCN में क्या है? लिख लीजिए, लुप्त प्राय। लुप्त प्राय। साइट्स में, साइट्स क्या है? वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको हम साइट्स बोलते हैं, इसके परिशिष्ट वन में शामिल है ये। ठीक है, ये साइट्स की रिपीट। विश्व मौसम विज्ञान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, विश्व मौसम विज्ञान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में इंद्र ऐप लॉन्च किया गया। पूरा नाम क्या है इंद्र का? INDRA, यही पूरा होना चाहिए स्पेलिंग। तो लिखिएगा, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। ठीक है, एक बार ये बता दीजिए, विश्व मौसम त्वरित निर्णय लेने को सशक्त बनाते हुए मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने में मदद करेगा। इसका विकास किसने किया है? सर पूर्वानुमान के बाद भारतीय नौसेना के नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान निदेशालय के समन्वय में, मौसम विज्ञान निदेशालय के समन्वय में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान द्वारा। ठीक है, हो गया। जी सर, ठीक है, इतना बड़ा ना हम लोग बैडमिंटन रैंकिंग में सबसे अधिक समय तक पहले स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी, ऐसे 2-3 लोग हैं इसमें। सर न्यू टॉपिक है क्या? हाँ, सर रिपीट कर दीजिए। लिखिए, बैडमिंटन रैंकिंग में सबसे अधिक समय तक पहले स्थान पर रहने वाले भारतीय खिलाड़ी
दो तीन लोग हैं इसमें। एक नाम लिखिएगा चिराग शेट्टी, दूसरे हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये दोनों लोग ना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में सबसे अधिक समय तक पहले स्थान पर रहने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और याद रखना सर दो में कौन कौन है? चिराग और पिछले 10 सप्ताह से ये रिकॉर्ड बना हुआ है। पिछले 10 सप्ताह से ये रिकॉर्ड बना है कि दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी है दोनों। दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी है। इनसे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? इनसे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? साइना नेहवाल है ना। ये लगातार 9 सप्ताह तक पहली नंबर 1 खिलाड़ी रही, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही 9 सप्ताह तक। ठीक है, ये 9 सप्ताह तक लगातार रही। ठीक है, हो गया। ठीक है भाई, ये जो रैंकिंग प्रणाली है, विश्व नंबर 1 रैंक वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी में देखा जाए तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, लिख लीजिए तो अलग से लिखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 1 अप्रैल 1995 से लिख लीजिए अगला पॉइंट। सबसे पहले रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत, पहले व्यक्ति यही थे। ओके, अब किदाम्बी श्रीकांत के बाद साइना नेहवाल नहीं, साइना नेहवाल के बाद अब ये दोनों लोग आ गए हैं। ठीक है, ये याद रखना। अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसको बोलेंगे BWF। क्या है ये? लिख लीजिए तो दुनिया भर में बैडमिंटन का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। दुनिया भर में बैडमिंटन का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। स्थापना लिखिएगा 1934 में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में स्थापित। 2006 में क्या बन गया? अब ये अंतरराष्ट्रीय की जगह हो गया विश्व बैडमिंटन महासंघ। ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ बन गया। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया, है ना, मलेशिया में है ये। हो गया। सर तो भारत का जिसका हेडक्वार्टर यूनेस्को ने अब इसमें लिख लीजिए चर्चा में रहने का कारण क्या है? सॉरी, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो लिख लीजिएगा यूनेस्को द्वारा इसमें 18 नई साइटें जोड़ी गई। ठीक है, 18 नई साइटें जोड़ी गई। अट्ठारह नए जो जोड़े गए हैं, इसमें 18 नई साइटें जो जोड़ी गई, इसके साथ इसकी टोटल संख्या हो गई, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, कुल संख्या 213। ठीक है, ये जो नए वाले हैं, नए कहां कहां पर हैं वो लिख लीजिए। ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड,
फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। यहां पर है ये नए जियो पार्क जो बने, ठीक है, ये सब यहां। जो पार्क है, अभी तक जियो पार्क स्थापित किए गए हैं टोटल 213। वो कितने देशों में है? टोटल हैं 48 देशों में स्थापित, 48 देशों में टोटल स्थापित किए गए हैं अभी तक। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत भी लिख लो, 2015 में। क्या करता है ये जियो पार्क ग्लोबल? ये जो जियो पार्क है ये क्या काम करता है? ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को मान्यता देता है, विरासत को मान्यता देता है। यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में, मुख्यालय पेरिस में है, ये आपको पता होना चाहिए। एक संयुक्त लिखवा दी राष्ट्र, सर पहले। तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी भी है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अभी हाल फिलहाल में टैंटलम की खोज हुई है, बस सर। टैंटलम की खोज हुई है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा ये टैंटलम की खोज हुई है भाई, ठीक है। ये क्या होता है? टैंटलम जो होता है ना, एक कठोर, लचीला, चमकदार धातु है, ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की है? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है, लिख लीजिए। इसकी खोज हुई है सतलज नदी में, सतलज नदी में इसकी खोज हुई है। किसने की है? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। ओके, क्या है ये? बहुत कठोर, लचीला, चमकदार धातु है, चमकदार धातु है, ठीक है। अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है, क्या बोलते हैं, अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी भी होता है ये, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? ये दुर्लभ धातु है, ये दुर्लभ धातु है। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक दुर्लभ धातु है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? उपयोग लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और सेमीकंडक्टर बनाने में। इसकी खोज जो हुई थी ना, इसकी खोज लिख लो। पहली बार खोज कहाँ हुई थी ये बताने जा रहे हैं। 1802 में सेमीकंडक्टर, 1802 में इसकी खोज हुई है। कहाँ पे हुई है? स्वीडन में हुई है। किसने की है? एंडर्स गुस्ताव एकेबर्ग द्वारा इसकी खोज हुई है, ठीक है। इसका जो नाम रखा गया है ना, वो किसके नाम पे रखा गया है? लिख लीजिए। इसका नाम इसका नाम प्रसिद्ध यूनानी राजा टैंटलस के नाम पर रखा गया, टैंटलस के नाम पर रखा गया, ओके। ठीक है, जी सर। चलो सतलज के बारे में था तो सतलज के बारे में भी थोड़ा सा लिख ही लो। पहले इसको बोलते थे शतुद्री, है ना, पहले इसको कहा जाता था शतुद्री। ये राकसताल, तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है। लिखिए, राकसताल से निकलती है। भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। कहाँ बहती है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहती है। सर राकसताल उत्तराखंड में है क्या?
तिब्बत में, नहीं तिब्बत में, तिब्बत। राकस ताल तिब्बत में है। सर ठीक है, पंजाब हिमाचल प्रदेश है क्या? पंजाब हिमाचल प्रदेश में बहती है। आप और लिख सकते हैं, भारत पाक के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। और याद रखना, सिंधु की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। दक्षिणी के साथ साथ लिख लो सबसे लंबी भी यही है। ठीक है, ओके। और ये चीज और याद रखना, सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में है। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी लिख लो। सर क्या? रिपीट कर। इसकी सहायक नदी लिख लो, चिनाब, ब्यास, बासपा, स्पीति, स्वां, ये सहायक नदियां हैं सतलज की। यहां पर कई सारी परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। परियोजना कौन कौन सी यहां पे लिख लीजिए। लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। भाखड़ा नंगल बांध, ये कहां पे है? ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और कहां पर मिलेगा आपको? पंजाब है ना। सर हरियाणा या पंजाब? सर पंजाब में। ठीक है, एक और लिखिए, गोविंद सागर झील, ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर में है। ठीक है, इसी पर एक परियोजना है इंदिरा नहर, ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है ना, हो गया। एक न्यूज पढ़ी थी, उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी, है ना। उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी वो जगह कौन सी है? उस सैनिक स्कूल का नाम क्या है? किसी को पता है क्या उसके बारे में? आप में से किसी को उसके बारे में पता है क्या? चलो नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे हम सब। ठीक है, और जो नया टॉपिक है वो है नेक्स्ट कार 19 CART थेरेपी। ये किससे संबंधित है? ये? हाँ बताइए। सर ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है, वेरी गुड। किसने तैयार किया इसको? सर टाटा क्या नाम है, कैंसर हॉस्पिटल सर जो है लिख लीजिएगा। मुंबई। इसको लॉन्च किसने किया है? राष्ट्रपति महोदय जी ने। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है। तैयार किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है क्या? ये एक सेल थेरेपी है। ठीक है, भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी। ठीक है, ये किसी का एक रूप है। किसका रूप है ये? इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का रूप है। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का रूप है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें इसके माध्यम से जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं उनको शक्तिशाली बनाया जाता है। प्रतिरक्षा कोशिकाएं या फिर बोले तो T सेल्स को
शक्तिशाली बनाया जाता है। अभी जो टी सेल्स होते हैं क्या करते हैं? टी सेल्स कैंसर सेल्स पर हमला करते हैं इस थेरेपी के माध्यम से। ठीक है, ओके। अन्य जो इलाज होते हैं, अन्य प्रकार के जो इलाज हैं, उनकी अपेक्षा देखा जाए तो इसका इलाज तुलनात्मक रूप से सस्ता है, महंगा नहीं है ये वाला इलाज। विदेश में अगर इस इलाज की कीमत 4 करोड़ रुपए है तो भारत में इसकी कीमत है 30 लाख रुपया। ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना महंगा है, कितना सस्ता है। ओके, इसके चर्चा में रहने का कारण क्या है? एक आंकड़ा आया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि माइक्रो फाइनेंस का जो ऋण है, ऋण पोर्टफोलियो है, वो दिसंबर 2023 तक 21% की वृद्धि कर दिया है। 21% तक की वृद्धि हुई है, जो अब हो गया है 3.93 लाख करोड़ रुपया। माइक्रो फाइनेंस इसलिए चर्चा में रहा कि दिसंबर 2023 के अंत तक आते आते इसके ऋण पोर्टफोलियो में 21% की वृद्धि हुई है, जिसके चलते कुल क्षमता इसकी हो गई है 3.93 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, अब ये जो आंकड़ा दिया वो किसने दिया है? इसे लिखवा दीजिए। लिख लीजिए, साधन, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साधन द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग का ऋण पोर्टफोलियो दिसंबर 2023 तक बढ़कर 21% बढ़कर 3.93 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हो गया। सर ये माइक्रो फाइनेंस उद्योग से रिपीट कर दीजिए। ये जो साधन रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है? किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है या और भी कुछ काम है इसके? लिख लीजिएगा, साधन रिपोर्ट लिखिएगा। यह रिपोर्ट बाजार में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक और लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको SFB भी बोल सकते हैं। ठीक है, लघु वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और गैर लाभकारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, की हिस्सेदारी और वंचित क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस पर प्रकाश डालती है। अलग से लिखिएगा। देखिए, जो साधन है ना, वो एक स्वनियामक संगठन है। ठीक है, स्वनियामक संगठन है, आपको याद रखना चाहिए। लिखिएगा, आरबीआई द्वारा अनुमोदित स्वनियामक संगठन के अनुसार स्वनियामक संगठन मतलब है साधन की बात हो रही है। ठीक है, साधन के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के ऋणों में
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की भागीदारी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी 40% के साथ सबसे बड़ी है। उसके बाद बैंक ब्रैकेट में लिख लेना 32%, फिर लिखना कॉमा करके लघु वित्त बैंक 18%, कॉमा करके फिर लिखिएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान 11%, और गैर लाभकारी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान 11%। ठीक है, का योगदान है। सर उसके बाद गैर लाभकारी, तो गैर लाभकारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ब्रैकेट में 0.18%। ठीक है, हम लोगों ने नाम लिखे हैं ना, इन सब के बारे में अगर देखा जाए तो दिसंबर 2023 तक का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कहा गया है कि ऋण खातों की संख्या टोटल है 14 करोड़। ठीक है, टोटल ऋण खाते जो है इसमें, इन सब में 14 करोड़ ऋण खाते मौजूद हैं, जिसमें हर साल 9% की वृद्धि भी हो रही है। सॉरी, ठीक है, 9% की वृद्धि भी हर साल हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट लिखिएगा, पोर्टफोलियो के मामले में पोर्टफोलियो के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, बिहार में देखेंगे ना 58,706 करोड़, हमें लगता है पहले नंबर पर बिहार है। दूसरे पे है तमिलनाडु 53,304 करोड़। तीसरे नंबर पर यूपी है, यूपी में कितना है 40,770 करोड़। फिर आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में कितना 37,427 करोड़। और फिर आएगा पश्चिम बंगाल का नंबर। टॉप 5 जो राज्य हैं इस मामले में, तो पश्चिम बंगाल का है 35,431 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 से 5 तक का क्रम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? जी सर, जी सर। ये जो 5 राज्य है ना, ये माइक्रो फाइनेंस उद्योग के मामले में इनका जो हिस्सा है वो 57% के बराबर है, इन 5 राज्यों का। ये भी आप लिख सकते हैं, जितना भी उद्योग है पूरे भारत में उसका 57% हिस्सेदारी उसमें से इन 5 राज्यों की है। ठीक है, अब बात हो रही है कि भाई सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई। ये 5 राज्य तो ठीक है, अपना अपना योगदान रहा है, 1 से 5 तक अपना इनका स्कोर भी रहा है। सबसे ज्यादा वृद्धि के मामले में देखा जाए, वृद्धि के मामले में लिख लीजिएगा, यूपी पहले नंबर पे आएगा 38% प्लस 38%। फिर बिहार, बिहार कितना है प्लस 35%। फिर आएगा कर्नाटक, कर्नाटक का कितना है 30%, 30%। ठीक है, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु कितना है प्लस 25%। उसके बाद नंबर आता है ओडिशा का, ओडिशा का नंबर आता है, यहाँ पे 24% की वृद्धि देखी गई है। सबसे ज्यादा मामले यहाँ पे, सबसे ज्यादा वृद्धि इन राज्यों में। ठीक है, अब बात होती है जिलों की। जिलों की अगर बात करें, जैसे 2000 करोड़ से अधिक पोर्टफोलियो वाले जिलों की संख्या, 2000 करोड़ रुपए से अधिक पोर्टफोलियो वाले जिलों की संख्या
दिसंबर 2022 में देखा गया, 2022 में तो ये संख्या कितनी थी? 14 हुआ करती थी। दिसंबर 2023 में देखा गया तो ये संख्या हो गई 30। बात समझ रहे हैं? 2023 में ये संख्या 30 हो गई है। सबसे ज्यादा जिले, जो ये 30 जिले देखे गए हैं 2000 करोड़ से अधिक पोर्टफोलियो वाले, इसमें सबसे ज्यादा जिले कहां पर देखे गए हैं? इनमें अधिकांश जिले कहां पर मिलेंगे आपको? अधिकांश जिले आपको मिलेंगे बिहार में। ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं ऐसे? 12 जिले। 12 जिलों के साथ बिहार टॉप पर है। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहां पर 6 जिले हैं 2000 करोड़ रुपए से अधिक पोर्टफोलियो वाले, वो 6 जिले हैं पश्चिम बंगाल में। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, यहां पे 5 जिले हैं। और फिर आएगा एक है कर्नाटक, जहां पर 4 जिले ऐसे हैं। ठीक है, इस मामले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के पोर्टफोलियो वाले जिलों की संख्या के मामले में बिहार सबसे आगे है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। ओके, अब बात आएगी कि ये जो साधन हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, साधन की रिपोर्ट को इतनी देर से अध्ययन किया जा रहा है, वो साधन क्या है? क्या है साधन भाई? लिख लेते हैं, साधन। क्या है साधन? ये लिखिएगा, माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का संघ है। माइक्रो फाइनेंस, इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का संघ है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, आरबीआई द्वारा अनुमोदित है, एक स्वनियामक संगठन है। ठीक है, ये चीज दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। लिखिएगा, यह भारत में सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का, यह भारत में सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का पहला और सबसे बड़ा संघ है। जिसका गठन भारत में समावेशी प्रभाव वित्त को बढ़ावा देने, भारत में समावेशी प्रभाव वित्त को बढ़ावा देने के एजेंडे को समर्थन और मजबूत करने के लिए किया गया था। ठीक है, समर्थन देने और मजबूत करने के लिए किया गया था। एक बार मवेशी प्रावधान दीजिए। ये क्या करता है ना, ये नीति निर्माता, फंडर्स या बैंक या फिर सरकार जो होती है, शोधकर्ता, चिकित्सक जो होते हैं, इन सबके बीच में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की बेहतर समझ पैदा करने का प्रयास करता है। ये जो साधन आपका एक स्वनियामक संगठन भी है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसके 33 राज्यों 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से अधिक जिलों में सदस्य कार्यरत हैं। ओके, एक और पॉइंट लिखिएगा, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा राष्ट्रीय सहायता संगठन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। हो गया कमीशन द्वारा सर, उसके बाद
राष्ट्रीय सहायता संगठन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। सर भारत में तो 28 राज्य है ना, तो फिर 33 राज्य कौन कौन से? माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी जान लेना चाहिए, है ना। क्या होते हैं ये? इनकी जो शुरुआत की गई थी उसका उद्देश्य क्या था, लिखिएगा। गरीबी के समाधान और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, यह एक ऐसी बैंकिंग सेवा है, इसके बारे में लिखिएगा, यह एक ऐसी बैंकिंग सेवा है जो आबादी के कम आय वाले और बेरोजगार समूहों को प्रदान की जाती है। क्या प्रदान करती है? बैंकिंग सेवा। ठीक है, समझे? यस सर। हाँ, ये सब क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस का जो भी समर्थन करने वाले संस्थान होते हैं, वित्तीय संस्थान, वो लोग ऋण देते हैं। ऋण के साथ साथ बैंक खाता भी एक रहता है, साथ ही साथ वो सूक्ष्म बीमा उत्पाद भी प्रदान करते हैं, कई सारी चीजें। ठीक है, सर बेरोजगार को ऋण मिलता है क्या? है। माइक्रो फाइनेंस के घटक कौन कौन होते हैं? माइक्रो फाइनेंस के घटक कौन कौन से हैं, इनके घटक भी लिख लो। इनके जो घटक हैं, एक तो है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट एक ये है। इसमें क्या किया जाता है, उधारकर्ताओं को बहुत छोटे ऋण का विस्तार, उन उधारकर्ताओं को बहुत छोटे ऋणों का विस्तार है जिनके पास स्थिर रोजगार या आय की कमी होती है। मतलब स्थिर रोजगार भी ना हो बेचारों के पास, या फिर उनके पास आय की कमी होगी, तो उनके लिए सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें अगर बात करी जाए, जिनके नाम लिखवाए थे, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, ये सब का नाम लिखवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। इन सब संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, चैनलों का विस्तार होता है। ठीक है, मतलब इन सब से इनको ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक घटक और है, सूक्ष्म बीमा। सूक्ष्म बीमा ये क्या होती है? कम प्रीमियम कम कवरेज, बात समझे? कम प्रीमियम कम कवरेज, ध्यान रखना। ये जो सूक्ष्म बीमा होती है ना, ये फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान सहित व्यापक जोखिम को कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखना, फसल और पशुधन को भी कवर किया जाता है इस बीमा के माध्यम से। फिर एक और घटक है माइक्रो सेविंग। माइक्रो सेविंग क्या है? थोड़ी थोड़ी बचत। हाँ, इसका टारगेट ये है कि कम आय वाले और कम बचत वाले लोगों को कवर करना है। बचत खातों के समान होते हैं, लेकिन बात यह है कि भैया ये छोटी जमा राशि के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बचत खाते ही होते हैं लेकिन छोटी जमा राशि के रूप में होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूनतम जमा राशि या फिर बोले जो शेष राशि की सीमा होती है वो कम होती है, और ऊपर से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। फाइनेंस संस्थानों के कई सारे प्रकार हैं। भारत में जो माइक्रो फाइनेंस संस्थान है उनके प्रकार भी हैं। सूक्ष्म वित्त के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये? ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं? एक तो होता है संयुक्त देयता समूह। संयुक्त देयता समूह। संयुक्त देयता समूह क्या होते हैं भाई? संयुक्त देयता समूह जो होता है, लिख लीजिए, 4 से 10 लोगों का अनौपचारिक समूह है। ये अनौपचारिक समूह है। 4 से 10 लोगों का अनौपचारिक समूह होता है जो पारस्परिक रूप से सुनिश्चित ऋण चाहते हैं। सुनिश्चित ऋण चाहते हैं। ऋण भी किसमें चाहते हैं? कृषि संबंधी ऋण चाहिए उनको। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? इसमें आएगा किसान, इसमें आएगा ग्रामीण मजदूर, इसमें आएंगे किराएदार। ये लोग
संयुक्त देयता समूह में आते हैं। चाहे किसान हो, चाहे ग्रामीण मजदूर, चाहे कोई किराएदार हो, ऋण चुकौती के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। एक होता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। ठीक है, लिखिए इसमें क्या होगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। यह समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले लोगों का एक समूह है। समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ आते हैं। ठीक है। ये सदस्य क्या करते हैं भाई, अपनी पारस्परिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक साझा कोष बनाने के लिए एक साथ आते हैं। ज्यादा समय के लिए नहीं आते, ये सीमित समय के लिए ही होते हैं। याद रखना, जो ये कोष का निर्माण करते हैं, कोष का निर्माण करते हैं, वो क्या होता है, वो सीमित समय के लिए होता है। स्वयं सहायता समूह वाले, लिखना चाहते लिख लीजिए। अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए, अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए अक्सर सीमित समय के लिए साझा कोष बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें उधार लेने की दर अक्सर सस्ती होती है। हमेशा सस्ती नहीं होती, अक्सर सस्ती होती है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था ना, तो देश ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे बैंकों ने क्या किया है, स्वयं सहायता समूह के साथ साझेदारी की है। जैसे नाबार्ड का नाम सुना आप लोगों ने? जी सर। नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम, ठीक है, इनके साथ साझेदारी की है नाबार्ड ने। ओके, किसके लिए किया है साझेदारी इन्होंने? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। सर स्वयं सहायता समूह के साथ किया है। हाँ, है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मॉडल, आरआरबी बोलते हैं ना इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मॉडल। इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, इसका गठन किया गया। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ये जो आरआरबी है। सर ये इसका तीसरा प्रकार है क्या, सूक्ष्म वित्त के प्रकार? हाँ, अब ये तीसरा प्रकार है इसका। ठीक है। फिर एक आता है सहकारी समिति। सहकारी समिति नाम सुना होगा आपने, सहकारी समितियां भी होती हैं। ये सहकारी समितियां क्या करती हैं, लिख लीजिए। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से गरीबों के संसाधनों को एकत्रित किया जाता है, माध्यम से गरीबों के संसाधन को एकत्रित किया जाता है और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, गरीबों समितियां होती हैं, लिख लीजिए इसके बारे में भी। ये आरबीआई द्वारा या कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित होते हैं। हो गया? ठीक है। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या हैं? इसका कुछ लाभ अभी तक समझ में आया इतनी देर में आप लोगों को? सूक्ष्म वित्त के लाभ
इसके लाभ क्या है? पहला लाभ ये है कि कम आय वाले उधारकर्ताओं को ऋण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कम आय वाले उधारकर्ता को ऋण मिलता है। ठीक है, ऋण मिल जाता है। ठीक है, एक दूसरा कम आय वाले को मिल जाएगा, ये तो आपको पता है, पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में। दूसरा है संपार्श्विक मुक्त ऋण। ये क्या है? संपार्श्विक मुक्त ऋण क्या है? मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी आपको लोन मिलेगा, है ना। अब इसमें ये नहीं है कि आपके पास जमीन जायदाद होना चाहिए तब आपको लोन दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है या फिर नहीं भी है, तब भी आपको ऋण मिल जाएगा इस माइक्रो फाइनेंस की मदद से। ठीक है, समझ में आया? जी सर। इसके अलावा वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है? जो बैंकों से या औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को ऋण उपलब्ध करवाता है आपका ये माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, सूक्ष्म वित्त उनको ऋण उपलब्ध कराता है जिनको बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को। ठीक है, वित्तीय समावेशन। बात समझ में आ रही है? जिस व्यक्ति ने लोन उठाया था गाय खरीदने, भैंस खरीदने या फिर मान लो कुछ और भी काम करने के लिए खरीदा था, लिया था, उस काम को शुरू जब करेगा तो उससे इनकम ही ना जनरेट होगी भाई, इनकम है ना बनेगी उससे। आय सृजन के लिए, मतलब वो अपनी आय को सुधार भी सकते हैं, है ना, इनकम का एक जरिया खोल सकते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है ये। ठीक है, उन्हें सशक्त बनाता है। ओके, ध्यान रखना। और एक चीज याद रख सकते हैं, नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, ये बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है ना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम से 119 लाख स्वयं सहायता समूह को लाभ हुआ है, जिसमें से महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 87% है। बात समझे? स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इस पे प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना। इसके अलावा फिर क्या होगा? पुनर्वास जैसा भी लाभ होगा इनको। ठीक है, नक्सली क्षेत्रों में भी इनकी पहुंच है, सूक्ष्म वित्त की पहुंच नक्सली क्षेत्रों तक भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ग्रामीण विकास भी धड़ल्ले से चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, है ना, ग्रामीण विकास में, जिससे कि सहायता भी होगी, ये आजीविका के नए नए अवसर भी पैदा करेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास अपने आप रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। ओके, इसके अलावा एक चीज और है, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। हो गया, ध्यान रखना इसका। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं, इसमें चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, चुनौतियां भी हैं इसकी, तो चुनौती भी लिख लेते हैं, जरूरी है ना। क्या क्या है इसकी? वित्तीय निरक्षरता का अभाव है यहां पे, सॉरी, वित्तीय निरक्षरता का होना। ठीक है, वित्तीय निरक्षरता का होना, बस। इसके अलावा
धन उत्पन्न करने में भी असमर्थता है, धन उत्पन्न करने में भी असमर्थता है। इनकी बैंकों पर निर्भरता भी सबसे बड़ी चुनौती है, बैंकों पर निर्भरता भी इनकी चुनौती है। कमजोर प्रशासन भी इनकी चुनौती का एक प्रकार है। और जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है ना, ये कारपोरेट संरचना में परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं। कारपोरेट संरचना का मतलब जैसे आप देखेंगे एसबीआई है, बड़े बड़े बैंकिंग संस्थान है ना, इस तरीके से नहीं चाहते हैं। पारदर्शिता का अभाव भी है इनमें, ठीक है, पारदर्शिता का अभाव। उच्च ब्याज दर, उच्च ब्याज दर, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन, पूंजी आकर्षित, लिख लीजिए, करने की क्षमता का सीमित होना। ये सीमित बचत है ना, इसका ऊंचा ब्याज दर भी नहीं मिलता है, तो कौन जाता है अपना पैसा जमा करने, ठीक है। ये एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जहां गरीबों की संख्या अधिक है वहां कवरेज कम है। बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास, किए गए प्रयास, बस यही लास्ट है, ठीक है। इसके बाद सब अब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जो चुनौतियां हैं वो अब सरकारी प्रयास क्या रहे हैं, सरकारी प्रयास किए गए, सरकारी प्रयास में आप लिख सकते हैं स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ है, 1992 में, किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, सरकार का एक दूसरा जो प्रयास है, सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, इसके माध्यम से, इसको बोलते हैं MEDP, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनको आय उत्पन्न करने वाली आजीविका गतिविधि जो होगी वो अपना सकें, उसके लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है। आजीविका कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब कहें तो ये कुशल बनाने में उनको सक्षम है, ठीक है, उनको कुशल बनाने में सक्षम बना देता है। इसमें एक चीज लिख सकते हैं चाहे तो, कृषि या गैर कृषि गतिविधियों में, मौजूदा या नई आजीविका गतिविधियों में उचित कौशल उन्नयन के माध्यम से प्रतिभागियों की क्षमता को बढ़ाना है। हो गया, ठीक है। एक और लिख लीजिए, में मौजूदा और गैर अगला जो प्रयास है वो है आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, उद्यम विकास कार्यक्रम। ये क्या है, LEDP। इसमें क्या किया जाएगा, लिख लीजिए चाहे तो, इसे
परिपक्व स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बीच परिपक्व स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बीच स्थायी आजीविका बनाने तथा कौशल उन्नयन से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से 2015 में उन्नयन से के बाद सर क्या कह रहे हैं? छोड़ दो, आगे लिखना बाद में। 2015 में पायलट आधार पर शुरू किया गया। हो गया? यस सर। हाँ, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओके, ये क्या है ना, ये एक समग्र हस्तक्षेप तंत्र है जिसकी परिकल्पना क्यों की गई है? जिसकी परिकल्पना की गई भाई कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में आजीविका संवर्धन के लिए आवश्यक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल की जा सके, इसलिए एलईडीपी की शुरुआत की गई। इससे पहले हमने एक चीज बताया था जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा गया है पहले। तो ये जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम था, इसमें इस मॉडल में क्या है कि महिलाओं को 10-15 सदस्यों के एक समूह बनाने के लिए एकजुट होने को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे हमने आप लोगों को कई बार बताया है, समूह की महिलाएं, समूह के पुरुष, समूह की महिलाएं खास करके जो महीने में एक बार मीटिंग करती हैं, है ना, वो सब लेन देन की बात करती हैं, जिसको जरूरतमंद जो होता है उसको ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। ये आप लोगों को हमने बहुत बार बता रखा है ना? बताया है कि नहीं बताया? जी सर जी बताएं सर। हाँ, तब ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो एलईडीपी है इसमें क्या होता है, इसे निकटवर्ती गांव के भीतर में क्लस्टर शब्द याद रखना, इसको चाहे तो लिख लो। इसे निकटवर्ती गांव के भीतर क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है एलईडीपी को। हो गया? ठीक है। हाँ। एलईडीपी में क्या किया जाता है? कौशल निर्माण। हाँ, बोलो। कौशल निर्माण के लिए एलईडीपी में गहन प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलाया गया है। पुनश्चर्या प्रशिक्षण, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज के लिए हैंड होल्डिंग, एस्कॉर्ट समर्थन का प्रावधान करता है एलईडीपी आपका। ठीक है। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ठीक है, ये भी याद रखना। ये हाँ, तो ये अलग पॉइंट है, इसी के साथ आजीविका के साथ ये अलग हेडिंग है। एक पहले भी ये सरकार का प्रयास है। ये क्या करता है ना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है। ये क्या करता है, सूक्ष्म वित्तों को सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों की सूची में जोड़ा इसने। क्या? ठीक है। एक नियामक पहल भी लिख लो, तो एक नियामक पहल के रूप में भी कुछ किया गया है। एक समिति बनाई गई थी, YH मालेगाम समिति। ये समिति बनाई गई थी। कब इसकी स्थापना हुई है? 2010 में। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? सूक्ष्म वित्त संकट के मद्देनजर इस समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2010 में। किसने गठित किया था? आरबीआई द्वारा इसका गठन किया गया था। जाहिर सी बात है, सूक्ष्म वित्त के मामले में हुआ था। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में जो मुद्दे आ रहे थे, जो चिंताएं आ रही थी, उनका अध्ययन करने के लिए आरबीआई के द्वारा YH मालेगाम समिति का गठन किया गया। ठीक है, ओके। मालेगाम समिति ने जब सिफारिश की, जो सिफारिश उन्होंने दी, उसी के आधार पर फिर दिसंबर 2011 में जाकर सूक्ष्म वित्त संस्थान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया गया है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा बस यही इतना याद रखने की जरूरत है।
हो गया सर? हाँ हो तो गया, लेकिन सुझाव तो अभी हुए नहीं। सुझाव भी लिख लो थोड़ा सा।